सुप्रभात सभी को। आज हम करेंगे बहुत ही रोचक अध्याय। अध्याय का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और ये अध्याय लिखा है कमलेश्वर। ये एक व्यंग्य है। व्यंग्य समझते हो ना, कटाक्ष। जब हम अपनी बात को सीधी न कहकर बात को तोड़ मोड़ के सामने वाले की बेइज्जती भी कर दें, जैसे कबीरदास के लगभग जो दोहे वो व्यंग्य होते हैं हमेशा। तो ये अध्याय भी हमारा क्या है, व्यंग्य है। और जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय का नाम है और लिखा है श्री कमलेश्वर जी ने। आपको आराम से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलो अभी करते इसको। तो अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको मैं बता दूं, कमलेश्वर जी ने इस अध्याय में बताया, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, भारत गुलाम था, ब्रिटिश ने भारत पे शासन किया था और हुआ यूँ कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत में दंगे हो गए थे। इसी वजह से बंगाल को दोबारा मिलाना पड़ा और भारत की जो कैपिटल है, राजधानी है, कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट करनी पड़ी, दिल्ली को शिफ्ट करनी पड़ा। तो दिल्ली हमारी भारत की नई राजधानी बनी, इसको नई दिल्ली नाम दिया गया, ठीक है ना। और ये बात है 1911 की। तो उस टाइम पे इंग्लैंड के जो महाराज थे वो थे जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। और उनकी पत्नी का नाम था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है ना। तो वो नई दिल्ली का उद्घाटन करने आ रहे थे। इसी खुशी में क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली क्या थी, भारत की नई राजधानी बनने वाली थी 1911 को। तो वो भारत आने वाले थे 1911 को, जहाँ तक मुझे आइडिया, 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911। तो उस टाइम पे उनके स्वागत में क्या किया गया था, एक कमेटी बनाई गई, जिसमें आपको ये देखो दिख भी रहा होगा। इस कमेटी के लोगों ने क्या तय किया कि जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगाई जाए। लेकिन समस्या क्या हो गई कि मूर्तिकार मूर्ति की नाक बनाना ना भूल गया, और जो बनाई वो लोगों ने चुरा ली। अब समस्या ये होगी कि महारानी आ रही है और देखेगी भाई उनके पति की नाक ही नहीं है, तो कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो इस बात से सारे भयभीत हो गए कि अब क्या किया जाए। मूर्तिकारों को भी सुझाव दिया गया कि भाई कहीं ना कहीं से नाक ढूंढ के लाओ, कुछ ना कुछ बनाना है आपको पड़ेगा। तो मूर्तिकार ने हर जगह ढूंढा, लेकिन नाक नहीं मिली। सारा तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब अध्याय पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के इसका कहानी ये बनेगी, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में ये अध्याय पढ़ने का और पढ़ाने का मकसद क्या है कि लेखक कहना चाहता है कि भले ही इंग्लैंड ने भारत पे राज किया हो, भले ही जॉर्ज पंचम का पुतला लगाया जा रहा हो, लेकिन भारत के लोगों से ज़्यादा जॉर्ज पंचम की भारत में कोई रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं थी। इसी को बोलते हैं व्यंग्य। जब आप अध्याय पढ़ोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी प्रारंभ करते हैं। मैं आपको क्या करूँगा, इसका PDF भेज देता हूँ ना, आप ऐसे आराम से पढ़ना। मैं केवल आपको इसका सारांश पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको ये अध्याय समझ में आ जाए। चलो अभी प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और अध्याय लिखा है श्री कमलेश्वर जी ने। प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध व्यंग्य है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ लेखक देश प्रेम की भावना व्यक्त करते हुए यह संदेश देना चाहता है कि देश पर बलिदान देने वाले या बलिदान होने वाले एक छोटे बच्चे की प्रतिष्ठा भी एक विदेशी शासक से अधिक महत्व रखती है। समझ गए ना, कि छोटे बच्चे जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया, उसे ज़्यादा किसे महत्व दिया जा रहा है, जॉर्ज पंचम को। बहुत समय पहले एलिजाबेथ द्वितीय के आने का समाचार देश में फैल गया। कब? 1911 में। क्यों? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी। अखबारों में इसकी चर्चा हो रही थी। दर्जी इस बात को लेकर परेशान थे कि रानी की किस जगह जाकर क्या पोशाक बनेगी या क्या पहनेगी वो। जासूस भी महारानी के आने से पहले महाद्वीप का तूफानी दौरा करना चाहता थे। नए जमाने के अनुसार फोटोग्राफर की फौज भी तैयार हो रही थी ताकि फ़ोटो ले सके महारानी के। इंग्लैंड के अखबारों के समाचार
भारत के समाचार पत्रों में छप रहे थे। यानी जो कुछ इंग्लैंड में छप रहा था ना, वो भारत के समाचारों में, न्यूज़पेपर में छापा जा रहा था। यह भी पता चल रहा था कि रानी ने 400 पाउंड का हल्का नीला सूट बनवाया था। यानी उस जमाने में 400 पाउंड का कपड़ा पहनती थी वो। यहाँ तक कि एलिजाबेथ की जन्मपत्री और फिलिप के कारखाने भी छपे। यही नहीं, महारानी के अंगरक्षक, समझ गए ना, सिक्योरिटी गार्ड, रसोई, पकाने वालों तथा कुत्तों की जीवनियां भी अखबारों में छापी गई। इसका मीनिंग समझते हो कि महारानी के कुत्ते हैं, महारानी के खाना बनाने वाले हैं, कपड़े धोने वाले, सबका डिटेल कहाँ छपा गया? न्यूज़पेपर में, ताकि पता चले भारत वालों को कि कितने अमीर ये लोग हैं। आ गया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। महारानी के आने के सभी समाचार भारत में तत्काल पहुंच रहे थे। उधर दिल्ली में यह चिंतन हो रहा था। दिल्ली में क्यों? क्योंकि दिल्ली भारत की 1911 को नई राजधानी बनने वाली थी। और आप जो भी दिल्ली देख रहे हो ना, नई दिल्ली, ये सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया, भी भारत वालों ने कुछ नहीं बनाया। ध्यान रखना। क्या क्या? अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, जिसको वायसराय पैलेस बोलते थे ना। इधर से आप ये ले लो, सुप्रीम कोर्ट के अलावा राजपथ का जो रोड इतना अच्छा खासा ये अंग्रेजों ने बनवाया था। और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है ना। तो उधर दिल्ली में यह चिंतन हो रहा था कि जो महारानी इतना महंगा सूट पहनेगी और जिसके बावर्ची भी युद्ध में भाग लेते हैं, उसका स्वागत कितना सुंदर होगा। यानी भारत के लोग हैरान थे। देखते देखते दिल्ली का काला पलट हो गया। काला पलट समझ के ना, काया पलट, अर्थात दिल्ली जो शांत दिख रही थी, बिल्कुल खूबसूरत सजा दी गई। पूरी दिल्ली की इमारतों का श्रृंगार किया गया, लेकिन एक कमी खल रही थी। ये हमारे अध्याय का मेन पॉइंट है। ये क्या है मुख्य बिंदु? कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। जॉर्ज पंचम मैंने आपको बता दिया पहले ही, इंग्लैंड के महाराज थे। उन्हीं की पत्नी का नाम क्या था? एलिजाबेथ। अब ये क्या कहानी देखो, एक ही कमी खल रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। इस नाक की बड़ी लंबी कहानी है, वही हमने पढ़नी है। इसके लिए अनेक दिनों तक आंदोलन चलते रहे। कुछ लोग नाक को हटाने के पक्ष में थे, कुछ रखने के पक्ष में। देखो कहानी यूं है कि कुछ लोग चाहते थे कि जॉर्ज पंचम का स्वागत किया जाए और कुछ चाहते थे नहीं किया जाए। यही तो व्यंग्य है जो हमें समझाया जा रहा है, ठीक है ना। जो लोग नाक रखना चाहते थे वे दिन रात मूर्ति का पहरा दे रहे थे, जिसे लाट बोलते थे। मूर्ति को क्या बोलते हैं? लाट, ले आट, लाट। मूर्ति को लाट बोलते हैं, स्टैचू को। हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए। भारत में जो जगह जगह नाके थी उनको उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। मीनिंग समझ गए ना, कि कोई ना कोई नाक तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट हो जाएगी। और दूसरा भाव कहने का यहाँ क्या है कि जो जो भारत के महान व्यक्ति हैं उन सबको जॉर्ज पंचम और महारानी के स्वागत के लिए दिल्ली पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी चल रहा था। अर्थात समझ गए ना कि भारत के जो बड़े बड़े राजे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी नाकें उतारकर जॉर्ज पंचम को लगाई जाए, उसके लिए भी लड़ाइयाँ चल रही थी। ये कहने का यहाँ अर्थ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक दिन अचानक इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट, लाट समझ गए ना, मूर्ति वाली नाक अचानक गायब हो गई। अर्थात जॉर्ज पंचम की मूर्ति वाली जो नाक थी ना, वो गायब हो गई। इसका मीनिंग समझ गए ना, कि लोगों ने जॉर्ज पंचम का स्वागत करना बंद कर दिया। पहरेदार गश्त लगा रहे हैं, लेकिन लाट की नाक किसी ने काट ली। कि जो लाट थी ना, उसकी नाक देखो, दिखा रखा नाक ये, वो काट ली। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि रानी अपने पति के राज्य में और उसके पति की नाक गायब हो। अब जॉर्ज की नाक की इज्जत का सवाल था।
इसके लिए अनेक बैठकें हुई। ये आप फोटो देखो ध्यान से, इसमें भारत के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं और शाही ऑफिसर हैं वो एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं और सभी मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं कि कैसे नाक लाई जाए। ठीक है ना। इसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक इज्जत बन गई थी ना, इसके लिए एक बैठकें हुई, आप इसमें देख रहे हो। सर्वसहमति से यह काम एक कुशल मूर्तिकार को सौंप दिया गया कि तुमने नाक लगानी है भाई। मूर्तिकार ने यह शर्त रखी कि ऐसा पत्थर मिल जाए जो लाट साहब की नाक बन सकती है, अर्थात ऐसा पत्थर लेकर आना जिससे मैं नाक बना दूं। यह सुनकर सभी अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस फोटो में आप देख भी रहे होगे। आखिर एक क्लर्क को पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया कि काम क्या था कि भाई ऐसा पत्थर ढूंढ के लाना है। पुरातत्व विभाग की जांच की गई कि वहां से कोई मूर्ति हो ना, वहां की काट के इसको लगा दें। लेकिन क्लर्क ने लौटकर घबराते हुए कहा कि मेरी गुस्ताखी माफ की जाए। गुस्ताखी समझ गए ना, उर्दू का शब्द है, फारसी का शब्द है। अर्थात मेरी गलती माफ की जाए, इन फाइलों में कोई ऐसी सूचना नहीं मिली जिससे नाक बन सके। सभी अधिकारी निराश हो गए। फलस्वरूप एक और कमेटी तैयार की गई। उसे आदेश दिया गया कि वह हर हालत में इस समस्या का समाधान निकाले। ठीक है ना। देखो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।